मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, साल 2024 गुजर चुका है और गुजरते गुजरते आखिरी माह दिसंबर में एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये एक डेडली दिसंबर रहा। दिसंबर 2024 कमर्शियल एयरलाइंस के लिए वो सियाह माह था जिसमें कम से कम 8 डेडली प्लेन क्रैशेस देखे गए और इन हादसात ने दुनिया में रहने वाली क्रिश्चियनों की क्रिसमस हॉलीडेज खराब की और नए साल की खुशियां भी बर्बाद की। यही नहीं बल्कि ये हादसात इस बात की गुमाजी करते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में अब भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए चाराजोई और हिफाजती इक़दामात में कमजोरियां मौजूद हैं। लोग अब ट्रैवल करते हुए डर रहे हैं। मैं खुद कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने नए साल के मौके पर छुट्टियों में ट्रैवलिंग का प्लान बनाया हुआ था और ये हादसात देखकर उन्होंने अपना ट्रैवल प्लान ही कैंसिल कर दिया। तो एविएशन इंडस्ट्री पर लोगों के एतमाद को सख्त ठेस पहुंची है। माह दिसंबर के इन अफसोसनाक हादसात में मैकेनिकल फेलियर्स, खराब मौसमी सूरत हाल और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या बैरूनी मदाखलत जैसी वजूहात कारफरमा नजर आई। फ्रेंड्स, सबसे हालिया और मुहल्लक तरीन हादसा 28 दिसंबर को पेश आया था जब जीजो एयर का मुसाफिर तैयारा बैंकॉक से वापसी पर जनूबी कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश करते हुए गिरकर तबाह हो गया। मुबैना तौर पर तैयारा अपने अगले लैंडिंग गियर में नाकामी की वजह से कंट्रोल खो बैठा था तो वो रनवे से फिसलकर कंक्रीट के बने हुए बैरियर से जा टकराया। इसके नतीजे में खौफनाक आग भड़की और पूरे तैयारे को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। इस जहाज में 181 अफराद सवार थे जिसमें कम से कम 179 अफराद जाँ बहक हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स ने अपनी बेहतरीन कोशिशें की। 32 फायर ट्रक और हेलीकॉप्टर भेजे गए जो सिर्फ 2 अफराद को मलबे से जिंदा निकालने में कामयाब हो सके, जिनमें एक तो जहाज का स्टाफ था और एक पैसेंजर था। दोनों शदीद जख्मी थे और लैंडिंग गियर की खराबी की वजह अभी भी जेर तफ्तीश है। और ये वाकया जनूबी कोरिया का डेडलीस्ट एविएशन इंसिडेंट, मुहल्लिक तरीन हवाबाजी का हादसा बन गया है। फ्रेंड्स, जीजो प्लेन क्रैश से सिर्फ 2 दिन पहले यानी कि 26 दिसंबर को मुत्तहिदा अरब इमारात के साहिल पर जजीरा एविएशन क्लब के एक तैयारे ने उड़ान भरी और फिर रासुल खेमा के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया। इस तैयारे को एक 26 साल खातून पायलट उड़ा रही थी और उनके साथ एक हिंदुस्तानी नज्जात डॉक्टर सुलेमान अल माजिद साइट सीइंग के लिए तैयारे में मौजूद थे। तो खातून पायलट और डॉक्टर सुलेमान अल माजिद जाँ बहक हो गए। इस हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। फ्रेंड्स, इस हादसे से सिर्फ एक रोज कबल 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन एयरपोर्ट के करीब अजरबैजान एयरलाइंस का प्लेन भी क्रैश हुआ। ये तैयारा कागिस्तान के अक्ताओ एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। इसमें 67 मुसाफिर सवार थे जिनमें से 38 जाँ बहक हो गए। इस तैयारे की परवाज बाकू से शुरू हुई थी और ये ग्रोज नहीं जा रही थी। फिर तकनीकी खराबी और खराब मौसमी सूरत हाल की वजह से इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया और फिर लैंडिंग की नाकाम कोशिशों के बाद तैयारा उक्ताओ के करीब गिरकर तबाह हो गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस तैयारे को ऑल्टीट्यूड और स्पीड यानी कि ऊंचाई और रफ्तार के मसाइल का सामना करना पड़ा था जो मुमकिन तौर पर मैकेनिकल खराबी या फिर मिलिट्री ऑपरेशन जैसे बैरूनी अवामिल की वजह से हुआ है। और फिर इन खराब हालात को मजीद खराब किया घनी और शदीद धुंध ने। और फ्रेंड्स, इससे 3 दिन पहले ब्राजील का प्राइवेट प्लेन क्रैश हुआ। ब्राजील के शहर ग्रामाडो में 22 दिसंबर को ये वाकया हुआ। इस हादसे में मशहूर बिजनेसमैन लुइस क्लॉडियो गलियाजी समेत गलियाजी फैमिली के 10 अफराद जाँ बहक हो गए। ये एक छोटा सा प्राइवेट तैयारा था जो नीचे उतरते ही एक चिमनी, एक घर और एक दुकान से टकरा गया। इस हादसे से जमीन पर 17 अफराद जख्मी हुए जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। और यही नहीं, ये 22 दिसंबर एविएशन का एक और खूनी हादसा साथ लेकर आया था। ये पापुआ न्यू गिनी जजीरे का हादसा था। नॉर्थ कोस्ट एविएशन के जेर इंतजाम ये ब्रिटेन नॉर्मन तैयारा था। इसमें तमाम के तमाम 5 लोग जाँ बहक हो गए। इस प्लेन ने वासू एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। इसे LAE नाट्ज़ब एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन इस लैंडिंग से कुछ देर पहले ही ये गिरकर तबाह हुआ जिसके लिए इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस तैयारे के क्रैश से पहले कुछ कम्युनिकेशन थी, कुछ डिस्ट्रेस सिग्नल्स थे। उस कम्युनिकेशन के बारे में इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये हादसा पेश क्यों आया। और फ्रेंड्स, इस हादसे से ठीक 5 दिन पहले यानी कि 17 दिसंबर को हवाई में कमाका एयर क्रैश भी हुआ था। फ्रेंड्स, कमाका एयर LLC का ऑपरेटेड करदा ग्रैंड कारावान होनोलुलु हवाई में डैनियल के इनोए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। ये प्लेन अपनी ट्रेनिंग फ्लाइट पर था तो इस तरबियती परवाज के दौरान टेक ऑफ के फौरन बाद ही ये अपना कंट्रोल खो बैठा। ये एक बिल्डिंग से टकराने से पहले बाएं किनारे पर इंतहाई तेज रफ्तारी से चला गया। इस तैयारे के दोनों पायलट हलाक हो गए और इस पर अभी तहकीकात जारी है। और फ्रेंड्स, इन्हीं दिनों में एक लापता तैयारे में अफराद मुर्दा पाए गए। 20 दिसंबर को पोर्टो वेलू से ब्राजील का मानाउस जाने वाला सीसना तैयारा लापता हो गया था। फिर इसका मलबा अमेज़न के बरसाती जंगल से कुछ दिनों के बाद मिला और जहाज के दोनों मुसाफिरों की मौत की भी तस्दीक कर दी गई। और फिर फ्रेंड्स, एक और मुहल्लक हादसा 17 दिसंबर को पेश आया, अर्जेंटीना चैलेंजर क्रैश। फ्रेंड्स, ये तब हुआ जब एक बॉम्बार्डियर चैलेंजर एयरक्राफ्ट अर्जेंटाइन में सैन फर्नांडो एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। इसमें दोनों पायलट जाँ बहक हो गए। ये हवाई जहाज दरअसल रनवे से मिस हो गया, यानी इस जहाज ने रनवे पर सही से लैंडिंग नहीं की। ये फेरी फ्लाइट पर था, यानी कि सिर्फ पायलट और जहाज का अमला ही इस फ्लाइट पर मौजूद था। ये जहाज पेरीमीटर फेंस से टकराया, यानी कि जो 4 दीवारी जो थी उसकी जो बाड़ होती है उसे टकरा
गया, फिर ये एक दरख्त से टकराया, उसके बाद इसमें आग लग गई। अब इस हादसे पर तहकीक की जा रही है। इन्वेस्टिगेटर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रनवे की जो लंबाई थी उसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। और फ्रेंड्स, फिर 23 दिसंबर को स्कॉटलैंड में भी एक छोटा सा तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। ये 5 एयरपोर्ट के करीब हुआ था, जिसमें 50 साल एक पायलट जाँ बहक हुआ। फ्रेंड्स, जो एनी शाहिदीन है उन्होंने कुछ अजीब सी बात बताई है। उनका कहना है कि टेक ऑफ के फौरन बाद इस तैयारे के एक खेत में गिरने से पहले उन्होंने कुछ अनयूजुअल से, गैर मामूली से इकदाम देखे, कुछ चालें देखी। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये तो वो हादसे थे जिनमें इंसानी जानें गई, लेकिन कुछ ऐसे भी हादसे थे जिससे ये अंदाजा होता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और इक्विपमेंट की जो मेंटेनेंस है उसको इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। जैसे 28 दिसंबर को एयर कनाडा एक्सप्रेस की फ्लाइट 2259 को हैलिफैक्स स्टैनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए लैंडिंग गियर में खराबी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाइस तैयारा रनवे से नीचे फिसल गया। इसमें 73 मुसाफिर और अमला था, जिसको बाहिफाजत निकाल लिया गया और किसी भी जख्मी हालत या जानी नुकसान से बचा लिया गया, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक और मुहल्लिक भी साबित हो सकता था। और फ्रेंड्स, इसी रात KLM बोइंग का एक तैयारा हाइड्रोलिक फेलियर के बाद नॉर्वे के सैंडेफोर्ड टॉर्प एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ। हाइड्रोलिक फेलियर जब होता है जब जहाज में सिस्टम में फ्लूइड के दबाव या बहाव में खराबी पैदा हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसलिए यह तैयारा रनवे से फिसलकर घास वाले इलाके में जा गिरा। ताहम तमाम 150 मुसाफिर और अमला महफूज रहा। फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में एविएशन इंडस्ट्री में इस कदर मुहल्लिक और जानलेवा वाकयात का जो ये सिलसिला हुआ, तो इसमें हिफाजती इकदामात, इस पूरे सिस्टम में दरपेश चैलेंजेस और मुमकिना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में भी अहम सवालात उठे। तो क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? तो आइए उसका तज्जिया करते हैं। फ्रेंड्स, इन हादसात की जो पैटर्न है, जो आम अवामिल है इन क्रैशेस में, तो अगर हम उनका जायजा लें तो यूं लगता है कि दिसंबर में बार बार एक ही थीम के साथ ये क्रैशेस हो रहे थे। यानी अगर आप ये वजह देखें कि कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ हो, तो देखें कि जीजो एयर क्रैश में लैंडिंग गियर फेलियर हुआ था, कामा का एयर क्रैश में कंट्रोल खो दिया गया था, और अर्जेंटीना चैलेंजर क्रैश में रनवे के खत्म होने से पहले जहाज के रुकने में नाकामी हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये तमाम सबब मैकेनिकल फेलियर की निशानदही करते हैं। इन हादसात का एक सबब मौसम के मनफी हालात भी दिखाई देता है, जैसा कि अजरबैजान एयरलाइंस का हादसा घनी धुंध में, फॉग में पेश आया। इसी तरह जो दीगर हादसात हुए उसमें मौसम की कुछ चैलेंजिंग सूरत हाल नजर आती है, जैसा कि तेज हवाएं थी या पुअर विजिबिलिटी थी। तो इसका मतलब हुआ कि एविएशन सेफ्टी के लिए मौसम के किरदार को अहम अहमियत देने की जरूरत है। फ्रेंड्स, इन हादसात में ह्यूमन एरर यानी कि इंसानी गलती और ट्रेनिंग गैप यानी कि इंसानी खला भी नजर आता है। जैसा कि फ्रेंड्स, तरबियती प्रवास के दौरान कामाका एयर का ऐसा हादसा पेश आया, तो अगर उसकी वजूहात का जायजा लें तो तशवीश पैदा होती है कि शायद ऐसा लगता है कि उसके अमले की तैयारी सही नहीं थी, ट्रेनिंग सही नहीं थी, प्रिपरेशन ठीक से की नहीं गई थी। कुछ जगह ऐसा लगता है कि जहाज बहुत पुराने थे और इनकी ठीक से मेंटेनेंस नहीं की गई थी, या जो मेंटेनेंस के मयार थे वो ठीक नहीं थे, जैसा कि पापुआ न्यू गिनी ब्रिटेन नॉर्मन क्रैश जैसे छोटे ऑपरेटर्स के मामले में देखा गया। यूं लगता है कि इसकी देखभाल नाकिस थी। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रैशेस हुए हैं, क्या इनके पीछे कोई साजिश थी? सिर्फ एक ही माह में एविएशन इंडस्ट्री में तबाही के इस कदर वाकयात का रोनुमा होना कई तरह के साजिशी नजरिया या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म जरूर देता है, जैसा कि एविएशन सिस्टम्स पर साइबर हमले। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ थ्योरिस्ट्स ये कहते हैं कि शायद कुछ अटैकर्स ने फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में मुदाखलत की होगी। खासतौर पर फ्रेंड्स, जो जदीद तर्ज के जहाज हैं उनका इन्हिसार ऑटोमेशन पर बहुत ज्यादा है, यानी कि ये जहाज खुदकार हैं। ये भी कहा जाता है कि शायद कुछ बदमाश हैकर्स हैं जिनके बाकायदा ग्रुप्स हैं और इनके अपने स्पेकुलेशन सेंटर्स हैं, और हो सकता है कि ये किसी रियासत या स्टेट के जेरे इंतजाम हो, तो फिर इस तरह ये अपने साइबर ऑपरेशंस अंजाम देते हैं और एविएशन इंडस्ट्री के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। एक साजिशी नजरिया ये है कि ये बाकायदा एक टारगेटेड तखरीबकारी की वजह से हुआ है, जैसा कि जीजो एयर का हादसा हुआ और अजरबैजान एयरलाइंस का भी वाकया हुआ। तो कुछ मुबस्सिरीन की नजर में इन वाकयात पर तखरीबकारी के शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया है, क्योंकि इन वाकयात में इन्वेस्टिगेटर्स कुछ ऐसे मैकेनिकल फेलियर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि अनयूजुअल है, गैर वाज़ेह है। मुबस्सिरीन का यह ख्याल है कि आलमी सतह पर देखा जाए तो सियासी तनाव दुनिया में बहुत बढ़ गया है, खासतौर पर मशरकी एशिया और कॉकसस जैसे खित्तों में। तो शायद मईशतों को गैर मुस्तहकम करने के लिए, कमजोर करने के लिए इस तरह के इक़दामात किए गए हैं, तखरीबकारी दानस्ता की गई है। फ्रेंड्स, कुछ मुबस्सिरीन की नजर में ये माहौलियाती जंग यानी एनवायरमेंटल वॉरफेयर और जियोपॉलिटिकल टेस्टिंग का पेशखेमा हो सकता है। मुबस्सिर ये तजवीज करते हैं कि जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जैसे कि बरकी मकनातीसी मदाखलत, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहते हैं, और कुछ मौसम में तब्दीली के टूल्स भी हैं, जैसा कि हार्प टेक्नोलॉजी का नाम बार बार लिया जाता है कि ये मौसम के पैटर्न्स को मुतासर करती है, बदलती है, तो ये एविएशन सिस्टम में भी मनफी मदाखलत कर सकती है। अब जैसा कि देखा गया है कि अजरबैजान वाले हादसे में बहुत ज्यादा घनी धुंध थी, फॉग था, और इसके अलावा भी जो दिसंबर में दीगर हादसात हुए तो उसमें जो मौसमी हालात थे वो गैर मुतवक्का थे। फ्रेंड्स, इन साजिशी नजरियात को एक तरफ रखें तो इसके अलावा जो एविएशन इंडस्ट्री है आलमी सतह पर, तो इसके निज़ाम में
ایک فیلئر، ایک سسٹمیٹک فیلئر نظر آتا ہے. یہ واضح نظر آتا ہے کہ حفاظتی اقدامات میں شدید ناکامی کا سامنا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایویشن انڈسٹری میں ایک پریشر ہے کہ پروفٹ کو مینٹین رکھا جائے، اس کو منافع بخش بنایا جائے. دنیا میں وبائی امراض جیسا کہ کورونا وغیرہ کے حالات سے ایویشن انڈسٹری باہر نکلی ہے، تو تب سے یہ ایویشن انڈسٹری ایک طرح کی جدوجہد میں نظر آتی ہے اور اپنے ایکسپینسز میں، اخراجات میں کمی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو مینٹیننس پروٹوکولز ہیں اور جو حفاظتی اقدامات ہیں تو ان میں بھی کمی کی گئی ہے. خاص طور پر وہ خطے جو ترقی پذیر ہیں ان میں جو چھوٹے آپریٹرز ہیں وہ کسی بڑے آپریٹرز کی طرح سخت مینٹیننس یا آپریشنل اسٹینڈرڈز کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گلوبل ایویشن میں ہمیں سپلائی چین کے مسائل بھی نظر آتے ہیں، یعنی کہ اسپیئر پارٹس کی جو فراہمی ہے وہ اتنی آسان نہیں رہی ہے. ٹیکنالوجیکل اپ گریڈز میں بھی تاخیر ہوتی ہے، جیسے کہ تکنیکی اعتبار سے ایئر کرافٹ کو اپ گریڈ کیا جاتا رہنا چاہیے. لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس میں سمجھوتا کر رہی ہے ایویشن انڈسٹری، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنامک سلو ڈاؤن ہے. معاشی سست روی کی وجہ سے ایویشن انڈسٹری یہ سب جھیل رہی ہے. فرینڈز، یہ جو سال ختم ہوتے ہوتے اتنی شدید ہوائی حادثات ہوئے ہیں، اس سے پبلک کا، دنیا بھر کی عوام کا جو اعتماد ہے وہ سخت خراب ہوا ہے. لوگ جس طرح جہاز میں فلائٹس کو ایک بہت ہی باحفاظت وے آف ٹرانسپورٹیشن سمجھتے تھے، تو اب یہ جو پبلک پرسیپشن ہے اس میں فرق آیا ہے. تو جو ایویشن ریگولیٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خامیوں کو اور کمزوریوں کو دور کریں. اس بابت اب ایک فیصلہ کن کارروائی کی ضرورت نظر آتی ہے. فرینڈز، اگر کانسپیریسی تھیوری کی بات کریں اور اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو سن 2014 میں جولائی میں کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے جو ایویشن انڈسٹری کی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہ کاری والی تاریخ تھی. جولائی 2014 میں 3 بڑے حادثات پیش آئے تھے. ملیشیا ایئر لائنس کی فلائٹ MH17 یوکرین میں میزائل سے تباہ ہوئی تھی، اس میں کم و بیش 298 افراد جاں بحق ہوئے تھے. پھر ٹرانس ایشیا فلائٹ 222 تائیوان میں خراب موسم کے باعث کریش ہو گئی تھی اور اس میں کل 48 جانیں ضائع ہوئی تھیں. اور اسی مہینے میں ایئر الجیری فلائٹ 5017 ملئی میں تکنیکی خرابی اور خراب موسم کے باعث گر کر تباہ ہو گئی تھی، اس میں کل 116 افراد جاں بحق ہوئے تھے. تو فرینڈز، ان حادثات نے ایویشن انڈسٹری کی سلامتی پر سنگین سوالات اٹھائے تھے. تو جو مبصر دسمبر کے یہ جو حادثات ہیں اس میں کوئی سازش کا پہلو دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل ان حادثات میں جولائی 2014 کی باز گشت دیکھ رہے ہیں، جب ملیشین ایئر لائنس کی فلائٹ MH17 کا شوٹ ڈاؤن ہوا تھا. تو اس واقعے نے فوجی اور سیاسی خدشات کو بھی جنم دیا تھا. تو فرینڈز، دسمبر 2024 کے جو ایویشن ڈیزاسٹرز ہیں، جو بھی حادثات ہیں، تو اس میں اس طرح کی قیاس آرائیاں جنم لیتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حادثات اتفاقی نہ ہوں بلکہ نادیدہ ایجنٹوں کی سازش ہو. تو فرینڈز، یہ اہم سوالات ضرور ابھرتے ہیں تفتیش کاروں کے لیے کہ وہ اس بارے میں ضرور غور کریں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ باقاعدہ ایک پیٹرن کے ساتھ، ایک باقاعدہ اسکیم کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے. اس سوال پر غور کریں کہ یہ جتنے بھی واقعات دسمبر میں ہوئے ہیں تو ان میں جو تکنیکی خرابیاں ہوئیں، جو ٹیکنیکل فیلئرز ہوئے، ان میں کوئی مماثلت تو نہیں تھی؟ کیا ان واقعات میں کسی جغرافیائی سیاسی تناؤ یا کسی معاشی دباؤ کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ کیا گلوبل ایویشن سسٹم کو جان بوجھ کر نشانہ تو نہیں بنایا گیا؟ ایویشن انڈسٹری میں کچھ ایسے کردار ہو سکتے ہیں جو اس انڈسٹری کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تو فرینڈز، ان جہتوں کا جائزہ لے کر حکام نظامی مسائل کی بہتر شناخت کر سکتے ہیں اور مستقبل کے سانحات کو بھی روک سکتے ہیں. فرینڈز، اگلی ویڈیو میں میں بات کروں گی اس المیے کے، اس ٹریجڈی کے حل کے بارے میں، اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کے سدباب کے لیے گہرائی سے سوچتے ہوئے حل کی جانب قدم بڑھائیں اور اہم مشورے بھی دیں. یہی نہیں بلکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ایویشن انڈسٹری کی جو فیوچر ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہے، اور AI سمیت ہم کس طرح سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں خود کو، اپنے آپ کو اس کے لیے قابل بنانے کے لیے کیا جدوجہد کرنی ہوگی. میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی اس ویڈیو کے ایک اور تسلسل کے ساتھ اور دیگر اہم ویڈیوز کے ساتھ بھی. آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، مجھے سبسکرائب کریں اور میرا یہ جو لنک ہے، میری جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں. اس طرح کی ٹریجڈیز کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، ضرور دیجیے گا. تو ٹل دی نیکسٹ ویڈیو، مع السلامہ، بائے بائے.